यस सर। ड्रग रिएक्शन एक ऐसी कंडीशन है जिसमें अगर सही खुराक या दवा दी जाए, रिएक्शन उसके देने के बाद तुरंत शुरू हो जाता है, या फिर दवा लेना जब बंद कर देता है पेशेंट तो उसके 2 सप्ताह के समय तक भी रिएक्शन हो सकता है, जिसे एडवर्स ड्रग रिएक्शन, टॉक्सिक एपिडेमरल नेक्रोलोसिस या एनाफिलेक्सिस जैसी कंडीशंस पैदा हो सकती हैं। टॉक्सिक एपिडल रिएक्शन, नेक्रोलोसिस, इसमें स्किन पे बहुत ज्यादा नुकसान होता है जो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। एनाफ्लेक्सिस एक अचानक होने वाला एलर्जिक रिएक्शन है जिसका इमीडिएट ट्रीटमेंट करना बहुत जरूरी है। और फ्रेंड्स, रिएक्शंस और साइड इफेक्ट्स दोनों में बहुत डिफरेंस है। साइड इफेक्ट्स तो वो होते हैं जो मेडिसिन खाने के बाद आपको शो होते हैं, जो सिम्टम्स आते हैं। लेकिन रिएक्शंस वो चीजें होती हैं जो आपने सोचा भी नहीं होगा, ऐसे रिएक्शंस होते हैं। और इसके लिए भाई, अगर कोई भी चीज जहां पर ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स वीक हो जाता है, एडवर्स रिएक्शन का ये मीनिंग है कि आपकी जो बॉडी है, जो पेशेंट की बॉडी है, उस मेडिसिन को अपना एनिमी समझती है और उस पे अटैक करती है। अटैक करने के बाद जो बॉडी में सिम्टम्स आते हैं, जैसे स्किन पे सिम्टम्स आ गए, बट साइड इफेक्ट्स में सिम्टम्स आएंगे यहाँ पे, वो बॉडी पे ले तो लेगी, बट यहाँ पे जैसे सोराइसिस में ऐसे होता है कि जो एंटीबॉडीज होती हैं वो अटैक करती हैं, जिसकी वजह से स्किन प्रॉपर तरीके से नहीं चेंज हो पाती और वो स्किन पर रैशेस या पपड़ियां बन जाती हैं। ऐसे ही एडवर्स रिएक्शंस में होता है। इसमें सिम्टम्स आपको मिलेंगे कि पेशेंट को स्किन पर, शरीर पर लाल चकत्ते, स्किन का नीली पड़ जाना, नीली पड़ जाती है स्किन, स्वेलिंग हो जाती है, चक्कर आते हैं, उल्टी आती है, दस्त लग जाते हैं, कब्ज हो जाते हैं, इंसैनिटी हो जाती है, सांस लेने में प्रॉब्लम होती है और पल्स रेट बढ़ जाती है। ये आपको पेशेंट्स को सिम्टम्स मिलेंगे और ऐसी कंडीशन में आपको करना क्या है वो चीजें भी मैं आपको बताऊंगा कि ऑन द स्पॉट अगर पेशेंट को रिएक्शन हो जाए तो क्या करेंगे आप। इसके अलावा रिएक्शंस होने का सबसे बड़ा रीजन बहुत से फूड की वजह से भी रिएक्शन होते हैं। जैसे सपोज करें, अगर किसी ने कढ़ी खाया है तो उसके साथ में दूध नहीं ले सकते हैं,
ऐसे ही दो मेडिसिन्स के रिएक्शंस होते हैं कि खून पतला करने वाली दवाई, आयरन और कैल्शियम कभी भी इकट्ठे अब्सॉर्ब नहीं होते हैं। अगर आयरन और कैल्शियम को इकट्ठा दिया जाए तो वो कॉन्स्टिपेशन को पैदा करता है फ्रेंड्स। ऐसे ही मेडिसिन्स हैं एस्पिरिन और पेप्टिक अल्सर। ये दोनों मेडिसिन इकट्ठी नहीं चल सकती। पेप्टिक अल्सर है तो पहले पेप्टिक अल्सर का ट्रीटमेंट देना पड़ेगा, इसके अलावा बाद में वो ठीक होने के बाद एस्पिरिन दे सकते हैं, खून पतला करने की मेडिसिन दे सकते हैं। इसके अलावा कुछ मेडिसिन ऐसी हैं जो स्टेरॉइड हैं, एंटी इंफ्लामेटरी हैं, एंटी माइक्रोबायल्स हैं, एंटी कन्वेक्स हैं जो डायबिटीज मिर्गी को, एपिलेप्सी को जो कंट्रोल करने वाली है, एनेस्थेसिक एजेंट हैं। उन मेडिसिन से भी बहुत ज्यादा रिएक्शंस हो जाते हैं। अगर किसी भी पेशेंट को रिएक्शन हो जाए तो वहां पर आप ऑन द स्पॉट ये D4 में देना स्टार्ट करेंगे। D4 में देंगे ग्लोब्यूल्स बनाकर। अगर स्वेलिंग आ रही है तो इसके साथ में आप किडनी चलाएंगे। पेशेंट को ग्लोबुल्स बना के D4 में S1 बरम1 और बी का चूसने के लिए दे देंगे और किडनी का 1 लीटर पानी में 20 बूंद डाल के देंगे। अगर लूज मोशंस हैं तो S1 बरम1 बी तो देना ही देना है, बट साथ में लूज मोशन के लिए S3 C3 S10 और C10 उसको D6 में देना है। तो वहां पे आपको इंस्टेंट रिजल्ट मिलेंगे। अगर पेशेंट को सांस में खिंचावट आ रही है, सांस में खिंचावट आ रही है तो इसको D4 में RS बेस में बनाकर ये पिलाएंगे आप हर 10 मिनट में, हर 10 मिनट में। तब तक S1 बरम1 और बी को ग्लोबुल्स में देना ना भूलें। वहां पर आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे फ्रेंड्स, ड्रग रिएक्शंस में, ड्रग इरप्शंस में, क्योंकि सांस की खिंचावट इससे बंद हो जाएगी। अगर चक्कर आ रहा है तो वहां पर आप A2 देंगे, बीपी मेजर करेंगे। अगर बीपी बढ़ा हुआ लग रहा है तो बीपी को कंट्रोल करने के लिए A1 और बी देंगे पेशेंट को। पल्स रेट बढ़ रही है, S1 A2 देंगे D4 में। स्वेलिंग आई हुई है तो किडनी पिलाएंगे। तो इस प्रकार फ्रेंड्स इलेक्ट्रो होम्योपैथी मेडिसिन जैसे रिएक्शंस हुआ है फर्स्ट डोज को लेके, मोस्टली होता नहीं है और अभी तक हुआ भी नहीं है हमारी मेडिसिन से कभी ऐसा। बट अगर इन केस किसी को सिंगल एंड 1% हो जाए तो इस केस में आप S1 बरम1 और बी को D4 में ग्लोबुल्स में देंगे, आपको इंस्टेंट रिलीफ मिलना स्टार्ट हो जाएगा। विद इन 30 मिनट्स आपके सामने पेशेंट 50 to 80% क्योर हो जाएगा। कोई भी एविल सिट्राजीन ये चीजें देने की जरूरत नहीं पड़ेगी।